हमने कश्मीर नहीं लिया तो इस पूरे हिंदुस्तान के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कहीं ना कहीं पागल टुकड़े हिंदुस्तान। देख रहे हैं ना आप लोग देख रहे हैं ना, तोड़ने की बात सब करते हैं पर जोड़ने की बात कोई नहीं करता। तोड़ने वाले को सब याद रखते हैं पर जोड़ने वाले को कोई याद ही नहीं रखता। आज हम जोड़ने की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एकता की। आवाज दो हम एक है, हम एक है, हम एक है। आवाज दो हम एक है, हम एक है, हम एक है। आज तो मुझे प्राइज मिला, मुझे प्राइज मिला। अरे आज तो हमारी बिटिया बड़ी खुश है, क्या बात? पिताजी, आज मेरे स्कूल में कार्यक्रम था और आप जानते हैं मुझे सम्मानित किया गया। तो क्या तुमने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया था? आप प्राइज देखना चाहेंगे? दिखाओ। पहले आप बंद करो। लो। चला। अरे वाह, पुरस्कार ये तो बड़ा सुंदर है, पर ये तुम्हें मिला क्यों नहीं रहा? मेरे स्कूल को, मेरी प्रिंसिपल को, मेरे टीचर्स को, सबको मुझ पे बहुत गर्व है कि मैं वल्लभ भाई पटेल की बेटी हूँ, तो मुझे पुरस्कार मिला। और आप जानते हैं कमाल की बात क्या है कि मैंने किसी कॉम्पिटिशन में। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे कतई पसंद नहीं कि कोई भी मेरे परिवार से, मेरे नाम से कोई भी फायदा उठाए। और हाँ, वो जानते हैं तुम्हें क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। अपनी मेहनत से कोई काम करो, ऐसा महान कार्य करो ताकि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने, ना कि मेरी परछाई से। और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लो, वापस दे आओ। नमस्कार, मेरा नाम है मणिबेन पटेल। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी हूँ। हिंदुस्तान, ये नाम सुनकर आपके दिमाग में जो बात आती है वो है हमारे देश की एकता और अखंडता। पर क्या आप एक बात जानते हैं कि भारत बहुत सारी रियासतों में और संस्कृतियों में बटा हुआ था। हमारे देश को एक गणराज्य, एक ऐसा राज्य जिसकी एक सरकार हो, एक कानून हो, ऐसा बनाने का श्रेय जाता है हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले गृह मंत्री, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाडियाड में रहने वाले जावेद भाई पटेल की घर जन्म लिया उन्होंने, जो भारत के इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने जाने वाले थे, जिनका नाम रखा गया वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल। बचपन से ही दृढ़ व्यक्तित्व वाले वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपनी 22 वर्ष की उम्र में भी मैट्रिक्स पास की और फिर लंदन के कॉलेज से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी कर बतौर बैरिस्टर कुछ समय तक भारत में काम किया। 1917 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े और फिर गुजरात महासभा के सेक्रेटरी बने और सेक्रेटरी बनते ही उनकी पहली मांग थी पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना राज, साबरमती के आजादी देना खड़क हमारा, साबरमती के अगर हमें पूर्ण स्वराज पाना है तो सबसे पहले हमें अपनी भारतीयता पर गर्व करना होगा। तभी हम अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग से जीत सकते हैं। बाबू प्रणाम। क्या बात है, आज आप बड़ी चिंता में लगते हैं। पटेल, खेड़ा खंड में हो रहे आंदोलन और किसानों की पीड़ा से मैं बहुत चिंतित हूँ। बाबू, आपके मार्गदर्शन में तो पूरे अंग्रेजों का सामना करेंगे, तो आप चिंता क्यों? पटेल, मैंने आपसे ऐसा ही जोश सोचा था, किंतु मैं अभी भी चिंतित हूँ। कौन होगा जो खेड़ा खंड आंदोलन का नायक बनेगा? कौन होगा जो किसानों का नेतृत्व करेगा? और कौन होगा जो भारत का पहला सत्याग्रही कहलाएगा? बापू, वैसे आप पूरे देश का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई इस आंदोलन को आगे बढ़ाए, उसके नेतृत्व में सारे लोग एकजुट होकर इस आंदोलन को पूरे देश में फैला दें, तो वो मैं होना चाहूँगा।
मैं अपना नाम आपको देता हूँ और मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। बस मुझे आपकी आज्ञा और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। पटेल, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। तो दोस्तों, खेड़ा खंड आंदोलन का नेतृत्व करेंगे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की जय। वल्लभ भाई पटेल की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस प्रकार 1918 में वल्लभ भाई पटेल के जीवन में सबसे बड़ा आंदोलन किया, खेड़ा खंड का आंदोलन, जहां अकाल की स्थिति से किसान वगैरह सब परेशान थे और अंग्रेज बहुत ज्यादा कर लेते थे। फिर पटेल ने एक ऐसा आंदोलन किया जिसके कारण हमारी अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों का कर्जा माफ करना पड़ा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई 1928 में, जब बारडोली में खेड़ा खंड जैसी स्थिति बन गई। वहां पे अंग्रेजी हुकूमत ने फसलों पे लगने वाले टैक्स को बढ़ाकर 30% कर दिया था। We don't know anything. हमें कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन हम तुमसे 30% कर जरूर वसूल करेंगे। 30%? ये ब्रदर, 30% कर कहाँ से देंगे? पूरी फसल बर्बाद हो गई है। we don't know anything, लेकिन हम तुमसे कर जरूर लेंगे। या तो तुम दोगे या ये तुम्हारा बेटा। मालिक ऐसा मत कीजिए। Just don't touch me! वाह! तब सरदार पटेल ने खेड़ा खंड जैसा आंदोलन बारडोली में चलाया, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। 30% का कर घटाकर 6% पे लाके रख दिया गया। और तब बारडोली की महिलाओं ने पूरे सम्मान के साथ वल्लभ भाई पटेल को एक नाम दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। 1947 आजादी के बाद भी भारत की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। अभी भी भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था और इसको एक करने का जिम्मा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दक्कन में निजामों का राज था तो राजस्थान में रजवाड़ों का। इसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मीटिंग बुलाई। दोस्तों, मैंने आप सभी को आज यहाँ बुलाया है। मेरा प्रस्ताव है कि आप सभी रजवाड़े हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं। हमें बिल्कुल भी इस बात में संदेह नहीं, परंतु हम आपकी बात को ठुकरा देंगे। हम शामिल नहीं होंगे, हमें मंजूर नहीं। हमें मंजूर नहीं। लेकिन आप लोग समझते क्यों नहीं? ये प्रस्ताव आपके भलाई के लिए है। अरे क्या भलाई के लिए है? आप हमसे कह रहे हैं कि हम अपनी सत्ता छोड़ दें और हमारे राज्य में, हमारी रियासत में आपका बनाया हुआ कानून चलेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हिंदुस्तान में शामिल होने के बाद भी आपका मान सम्मान वैसे के वैसा रहेगा और हमारी मान सम्मान वही का वही रहेगा। परंतु हम राजा हैं और राजा बिना सत्ता के कभी राजा नहीं बनता। आप हमें बताइए कि अगर आप में हम शामिल हो गए, आपका कानून चलेगा, तो हमारे रजवाड़ों का जो रियासत है वो कैसे चलेगी? हमारा खर्चा कहाँ जाएगा? हमारे नौकर चाकरों को देने के लिए पेंशन कहाँ से आएगी? देखिए, भारत में शामिल होने के बाद भी आपके नौकर चाकर, आपकी जमीन जायदाद, आपके हीरे जवाहरात सब कुछ वैसे के वैसा बना रहेगा। रहने दीजिए पटेल साहब, वैसे भी हमारे पास दूसरे पक्ष से काफी अच्छा ऑफर है। देखिए, हमें धमकी देने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आपकी जनता ही आपका विरोध करके हिंदुस्तान में शामिल होने की बात कहे तब इसमें आप ही का नुकसान है। और रही बात आपके खर्चों की, तो उसकी भरपाई हम फ्री बस के रूप में कर देंगे। अब बस आप सभी को फैसला लेना है। पटेल साहब, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। हमें भी मंजूर है। हमें भी मंजूर है। ठीक है, अगर सबको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। और इसी तरह राजाओं को सरदार पटेल की बात माननी पड़ी। लेकिन अभी भी मुसीबत के पहाड़ बनकर खड़े थे जूनागढ़ और हैदराबाद। सर सर सर, हैदराबाद से निजाम के मंत्री आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ उसे। जी, पर सर वो हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहते। और मैं तो कहूँगा सर, हम उनसे नहीं मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी वो गंदी गंदी बात कर रहे हैं हमसे। नहीं नहीं, उसे बुलाओ, उससे हम खुद बात करेंगे। जी सर। साहब, आइए कासिम साहब, आइए, बैठिए। बस बस,
हम इस सब के लिए यहाँ नहीं आए। हम ये कहने आए हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो गलत है और हम देखिए, ये आपको कोई- नहीं मिलेंगे। ये कोई पब्लिक मीटिंग तो है नहीं जो आप खड़े होकर बात कर रहे हैं। बैठ जाइए। हमें खड़े होकर बोलने की आदत है। देखिए, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम आपका वो हाल करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जानते नहीं कि हैदराबाद में हमारे एक इशारे पर लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं और जान लेने के लिए भी। और देखिए पटेल साहब, हैदराबाद में 1,40,00,000 लोगों की जान दांव पर है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम उन सबको मरवा डालेंगे। बस बोल लिया। आपने कहा कि अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप 1,40,00,000 लोगों को मरवा देंगे। बिल्कुल ठीक। आपने कभी सोचा है कि हम क्या कर रहे होंगे उस वक्त और हम क्या क्या कर सकते हैं? आप हमें धमका रहे हैं। जाकर अपने निजाम से कह दीजिए कि वो अपने और अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने परिवार का। देखिए, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा, हैदराबाद आबाद रहेगा। खुदा हाफिज।